बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसका पाठ 1 है भाषा तथा भाषा के रूप। बच्चों, भाषा जो है पाठ हमारे लिए कोई नया पाठ नहीं है। इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं और जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं। घर परिवार में अपने सगे संबंधियों के साथ, घर से बाहर दोस्तों के साथ, कक्षा में अध्यापकों के साथ, खेल के मैदान में अन्य साथियों के साथ बातचीत करने के लिए किसी न किसी भाषा को अपनाया जाता है। लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा की अहम भूमिका होती है। वस्तुतः भाषा का उद्देश्य ही विचारों का आदान प्रदान या परस्पर संप्रेषण होता है। तो जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है, हम उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। इसमें भाष धातु में टाप प्रत्यय लगाने से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका तात्पर्य है व्यक्त करना या बोलना, कहना, व्यक्तवाणी, विचार प्रकट करना। तो इस तरह से भाष धातु में टाप प्रत्यय से भाषा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना या विचार प्रकट करना। तो इसका पूर्ण अर्थ हुआ विचारों का लेन देन या संप्रेषण का माध्यम या साधन भाषा कहलाती है। और इसकी संपूर्ण परिभाषा हुई, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों का समूह अपने विचारों का लेन देन, संप्रेषण या विचार विमर्श करता है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं। तो अब चलते हैं भाषा की विशेषताओं की ओर। बच्चों, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, सबको पता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है और भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा का मानक स्वरूप भी होता है। भाषा की अपनी एक लिपि होती है, एक ढंग होता है। भाषा को लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ होता है। भाषा संप्रेषण का साधन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा को सीखने के लिए जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास की आवश्यकता होती है। और इस तरह से ये थी भाषा की विशेषताएं। अब हम चलते हैं भाषा के प्रकार की ओर। बच्चों, भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसके 3 प्रकार भी मानते हैं। मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर, सांकेतिक इशारों के माध्यम से। तो मौखिक भाषा को भाषा का मूल रूप, आदिम रूप या आरंभिक रूप माना जाता है। मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा, यह भाषा जो होती है बच्चों बोलचाल के रूप का एक रूप होती है। भाषा का यही रूप प्रमुख और पुराना है। संभवतः जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। परंतु भाषा के इस रूप की कमी यह है कि उच्चरित होते ही यह समाप्त हो जाता है। अतः यह रूप अस्थायी या क्षणिक ही होता है, क्योंकि इसको ये जो है हमारे पास स्थायी रूप से नहीं रहता। जब वक्ता या श्रोता आमने सामने है तब तो बातचीत की जा सकती है, पर यदि श्रोता कहीं दूर है तब इस रूप के माध्यम से संप्रेषण कठिन होता है। हालांकि आजकल मोबाइल फ़ोन के अलावा हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। तो बच्चों, वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति बोलकर और दूसरा व्यक्ति सुनकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना, किसी राजनेता का भाषण और रेडियो प्रसारण। अब चलते हैं बच्चों हम लिखित भाषा की ओर। भाषा के
लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आने वाली पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा सके। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह विकसित किए गए होंगे। तो उच्चरित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। तो बच्चों, लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें एक व्यक्ति लिखकर और दूसरा व्यक्ति पढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और वो होती है लिखित भाषा। समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं इसके अंतर्गत, पाठ्य पुस्तकें, पत्र या चिट्ठी लेखन, मोबाइल चैटिंग, यह भाषा का लिपिबद्ध रूप होता है। और तीसरा इसका रूप है बच्चों सांकेतिक भाषा। तो वह भाषा जिसमें न लिखकर और न बोलकर केवल संकेतों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से ही विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे क्रिकेट के मैदान में अंपायर का निर्णय, यातायात पुलिस द्वारा गाड़ी के चलने व रुकने के संकेत, गाड़ी का हॉर्न, मोबाइल के स्माइली का प्रयोग, जब तक कोई सार्थक ध्वनि या शब्द सुनने को नहीं मिलता तब तक वह सांकेतिक भाषा है। बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में कुछ अंतर भी होता है। जैसे देखिए, मौखिक भाषा का यह भाषा का प्राचीनतम रूप होता है और लिखित भाषा में यह भाषा बहुत बाद में विकसित हुई। मौखिक भाषा का रूप अस्थायी होता है जबकि लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है। और मौखिक भाषा उच्चारित होते ही समाप्त हो जाती है और लिखित भाषा सब लंबे समय तक, दीर्घ काल तक बनी रह सकती है। और मौखिक भाषा में व्यक्ति बिना प्रयास के उसको स्वतः ही सीख जाता है, लेकिन लिखित भाषा को प्रयास और अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। और मौखिक भाषा का प्रधान यह जो भाषा का प्रधान रूप होता है मौखिक भाषा, और लिखित भाषा यह भाषा का गौण रूप होता है। और इसके अलावा यह इस रूप मौखिक भाषा की रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा के आधारभूत इकाई वर्ण होती है। तो इस तरह से बच्चों ये है मौखिक और लिखित भाषा का अंतर। अब चलते हैं हम भाषा के स्वरूप की तरफ। बच्चों, आप विश्व के कुल 27% भाषाएं, लगभग 3000 और 4000 लिपियां मान्यता आज प्राप्त हैं। ये लिपियां और भाषाएं एक साथ प्रचलन में नहीं आई थी। इनका विकास धीरे धीरे शब्दों के टूटने और फटने से हुआ, जो आगे चलकर भाषा के स्वरूप कहलाए और इनसे नवीन भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे कुमार का संस्कृत का शब्द कुंवर है, ओपियम यूनानी का अफीम है, लैंटर्न अंग्रेजी का लालटेन है, जायगांव फारसी का जगह है और लीचू चीनी का शब्द है जिसे हम लीची कहते हैं। और इस तरह भाषा के बच्चों 4 स्वरूप होते हैं: बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले चलते हैं हम बोली की तरफ बच्चों। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। वस्तुतः यह भाषा का वह रूप है जो जब छोटे से क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। और भाषा और बोली में अंतर इस बात को लेकर होता है कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित होता है। किसी एक भाषा की अनेक बोलियां भी हो सकती हैं और कुछ बोलियों में अन्य बोलियों की तुलना में परस्पर अधिक समानता भी हो सकती है। तो इस प्रकार बच्चों, जिस भाषा के जन्म का अता पता न चले बल्कि सामान्य जनता अपनी सहूलियत से इसे स्वयं बना लेती है, तो उसे हम भाषा के स्वरूप में बोली कहते हैं। उस भाषा के स्वरूप को बोली कहा जाता है। हमारे भारत में लगभग 600 से 700 बोलियां हैं बच्चों, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी, बुंदेली, मगही, भोजपुरी, कुल्लही, गणवाही, कुमाऊनी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, बहुत सारी बोलियां हैं। बोली को हम देशज भी कहते हैं बच्चों। आगे आएंगे हम बच्चों साहित्यिक भाषा की तरफ। तो बच्चों, साहित्यिक भाषा वह होती है जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण सम्मत बना लेती है। यानी जिस भाषा के अपने नियम व शर्तें हों, वह अपने व्याकरण के साथ साथ कुछ साहित्यिक रचनाएं भी हुई हों, तो उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। जैसे अवधी, खड़ी बोली, अंग्रेजी,
इस भाषा को व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा, सुधरी भाषा, सुथरी भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। इसके बाद है बच्चों राजभाषा। राजभाषा में क्या होता है बच्चों? राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। भारत के अनेक राज्य जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। तो बच्चों, किसी क्षेत्र की सरकार द्वारा अपने कामकाज, शासन, प्रशासन व एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य पत्र व्यवहार हम जिस भाषा में करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है तथा साथ ही साथ में अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। अब हम चलते हैं बच्चों राष्ट्रभाषा की तरफ। राष्ट्रभाषा में बच्चों किसी भी राष्ट्र की जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। राष्ट्रभाषा देश के गौरव को और सम्मान का प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। बच्चों, किसी भी देश की कुल जनसंख्या का जो 60 से 70% जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग व्यवहार में लाती है या पूर्णतः समझ सकती है तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा ही कहलाती है। भारत के लगभग 84% लोग हिंदी जानते और समझते हैं। इस प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, लेकिन उसे राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त है। बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है और उसको अनेक प्रकार की गलतियां भी करता है, यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से वह भाषा सीख रहा है वह स्वयं गलतियां कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में भाषा के सही नियमों की जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि आपको ये बता चुके हैं हम लोग कि भाषा नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा के ये नियम ये बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध या अशुद्ध क्यों है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहने बच्चे ने चाय पिया, तो वाक्य अशुद्ध है, तो उसका शुद्ध रूप होगा बच्चे ने चाय पी, क्योंकि हिंदी भाषा का नियम है कि जब कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा होता है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। तो इस वाक्य में आया चाय शब्द चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया इसी के अनुसार बदलेगी। अतः इस वाक्य में पिया क्रिया के स्थान पर पी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह बच्चों, भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों का सही ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रश्न बच्चों ये उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है हमको व्याकरण से। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत, और कोई रूप गलत या सही है तो क्यों है। तो इस तरह से बच्चों, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। अब चलते हैं बच्चों व्याकरण के अंगों की तरफ। व्याकरण के मुख्य बच्चों 4 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसलिए व्याकरण के मुख्यतः 4 ही विभाग हैं। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत बच्चों ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द, शब्द भेद, शब्दों के विभिन्न रूप आदि का अध्ययन किया जाता है। पद विचार, पद के अंतर्गत उसके पदों का हम अध्ययन करते हैं। और अंतिम है हमारा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हम वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये भाषा का पाठ अब समाप्त हो रहा है। आशा है आप सबको ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।